जो बहुत छू जाती हैं और जिन्होंने एक वैश्विक दर्शक का निर्माण किया है। तो क्या हमारी क्षेत्रीय फिल्में वैश्विक दर्शक का निर्माण कर रही हैं? तो बॉलीवुड के अलावा भी लोगों के दिलों पर क्षेत्रीय सिनेमा राज कर रहा है, तो हम लोगों सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। सीधे शुरू करते हैं कि इंसान पुराना है पर सिनेमा नया है। और 20वीं सदी के शुरुआत में ही जब सिनेमा एक बहुत अपनी पावर और अपनी समृद्धि लेकर उभरा, तब इसको लेकर के बड़ा एक दुविधा थी लोगों के मन में, और बड़े बड़े लोग इस दुविधा में शामिल थे। एक तरह की बहस थी। महात्मा गांधी को लगता था कि क्या सिनेमा की कोई भूमिका समाज के लिए तय की जा सकती है, तो बहुत संदेह में थे इस चीज को लेकर। हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन सिनेमा को लेकर वो तय नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ बर्नार्ड शॉ थे। उन्होंने शुरू में ही मान लिया कि सिनेमा एक बहुत सशक्त माध्यम है जो इंसानी जीवन को ही नहीं, इंसानी दिमाग को भी आकार देगा, इसलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वो हमारे केवल सोच को ही नहीं, हमारे कपड़े लत्तों को, हमारे दैनंदिन जीवन को प्रभावित करता है। तो वो हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, हम मान लेते हैं। और इस चीज की बहस लगातार चलती है। एक सेंसर भी है जो व्यवस्था के पक्ष में अपना निर्णय देता है। दूसरी तरफ लोग हैं जो सिनेमा को अच्छा मानते हैं और दूसरे हैं जो नहीं मानते हैं। इन बहसों में न पड़ते हुए हम लोग इस निसंदेह इस चीज को मान लेते हैं कि सिनेमा केवल हमारे ही जीवन का नहीं, हमारे जीवन के तो अनिवार्य सिलेबस में है। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में अपनी जगह बना चुका है। और बॉलीवुड नहीं, क्षेत्रीय सिनेमा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा भी है, लेकिन इन खास तौर से मलयालम, बंगाली और मराठी रीजनल सिनेमा है जो बहुत समृद्ध माना जाता है और बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। उन फिल्मों को केवल मनोरंजन मात्र कह करके आप नकार नहीं सकते। तो टॉलीवुड की फिल्मों में आप देखिए बाहुबली, कबाली, और इधर हम मराठी सिनेमा सैराट को देखते हैं, तो कमर्शियल यानी व्यावसायिक दृष्टि से भी उनकी सफलता हम लोगों को चौंका देती है। तो हम लोग देखते हैं कि उनको देखने वाले केवल एक प्रांत के लोग सीमित नहीं होंगे। अगर केवल एक प्रांत के लोग सीमित होते हैं तो इतनी कमाई नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, तकनीक के माध्यम में भी बेहतर तकनीक इस्तेमाल करते हैं मलयालम फिल्मों वाले, तमिल फिल्मों वाले, तेलुगु फिल्मों में बहुत बेहतर तकनीकों का, अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके वो लोग बनाते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशी फिल्मों में एक महोत्सव में जब जिन फिल्मों को चुना गया, उसमें हम देखते हैं कि रीजनल फिल्में बहुत सी थी। विसरणाई तमिल फिल्म है, 2016 में रिलीज हुई। कोर्ट मराठी फिल्म है। द गुड रोड गुजराती फिल्म है। और अदमीनते मकन अबू मलयालम फिल्म है। और फिर हम आते हैं 2009 हरिश्चंद्र अति फैक्ट्री, ये मराठी फिल्म है। यानी क्षेत्रीय फिल्में वैश्विक दर्शक पसंद कर रहे थे। अब फिल्मों का सबटाइटल रहता है अंग्रेजी में, जहां नहीं भी है वहां भी, क्योंकि फिल्मों में डायलॉग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिल्मों की अपनी भाषा होती है। हम लोगों के यहाँ फिल्में उस दौर से सराही जाती हैं जब फिल्मों में संवाद नहीं होता है। तो अगर हम मराठी सिनेमा की ओर आते हैं, तो पूरे भारतीय सिनेमा का जनक अगर मराठी सिनेमा को कहा जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं है। फाल्के जी को हम सब जानते ही हैं। 1913 में दादा साहेब फाल्के सिनेमा बनाते हैं, रिलीज करते हैं, और 1913 से 1937 तक 83 फिल्मों का निर्माण करते हैं, लगभग 83 फिल्में बनाते हैं। ना पाटणकर 1914 से 1926 तक 36 फिल्में बनाते हैं। और बाबूराव मिस्त्री पेंटर 1919 में 1 दिसंबर को कोल्हापुर में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना करते हैं। और 6 फरवरी 1920 में यह कंपनी सैरेंद्री नामक फिल्म बनाती है, और जो बहुचर्चित फिल्म है और दर्शकों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली। 1925 में हम देखते हैं किसानों को की यातना को लेकर शाहूकार सावकरी पाश फिल्म बनाई जाती है। तो सही मायनों में यथार्थ सिनेमा का निर्माण बाबूराव पेंटर ने किया है, जो सावकरी पाश से हम लोगों को दिखाई देते हैं।
मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि हमारे मराठी सिनेमा का जो इतिहास है, जब परंपरा है, बहुत समृद्ध रही है। और बाकी सिर्फ कालक्रम की दृष्टि से नहीं मैं देखती हूँ, मैं कुछ मराठी फिल्मों की, वो भी शॉर्ट फिल्मों की चर्चा करूंगी। प्रसंगवश एक दो बड़ी फिल्मों की भी चर्चा आ सकती है। और उन सिनेमा की मैं बात करती हूँ, उन शॉर्ट मूवी की, जो गुम हताश निराश जिंदगियों की बात करती हैं। शॉर्ट मूवी जिन्हें देखकर लगता है कि आप पूरी की पूरी फीचर फिल्म देख रहे हैं। पानी, भाकर, कातरण, मंडी और हिजड़ा, ये 5 फिल्में जो 5-5, 6-6, 7-7 मिनट की या 10 मिनट की होंगी, 15 मिनट की, इतनी ही है। और ये 5 की 5 फिल्में नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग है। यह एक समानांतर फिल्म लोक है, जो शॉर्ट मूवी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। शॉर्ट मूवी देखनी चाहिए, इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि हमारा समय बचता है, हम बहुत कम समय में देख पाते हैं। इसलिए देखना चाहिए कि दिक काल का अतिक्रमण करती हैं। ये छोटे समय में आप पूरे समय को जी पाते हैं, और दृश्य माध्यम से आप देख पाते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। और मराठी सिनेमा, खासतौर से शॉर्ट फिल्में, डायस्टोपियन सिनेमा है। इसमें कहीं यूटोपिया के लिए जगह नहीं है। और मैं पानी की बात करती हूँ, बहुत छोटी सी फिल्म है। एक बूढ़े आदमी को प्यास लगी है, मैला कुचैला है, और उसको, और गूंगा है, बोल नहीं पाता है। तो फिल्म के माध्यम से और बिना संवाद के उस प्यास की तड़प कहाँ तक पहुंचती है, और कौन कौन उससे ऐसे गुजरता है जो नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। हम लोगों को फिल्म देखने पे लगता है कि गलत चीज है, क्रूरता है, लेकिन हम सब दैनंदिन जीवन में यही व्यवहार अपनाते हैं। सिनेमा इसी को बता रहा होता है। और हमारे मुक्ति बोध हैं, बहुत बड़े साहित्यकार, वो कहते हैं कि एक आदमी अगर मैला कुचैला है, गंदा कपड़ा पहने है, तो और चाहे जितना नैतिक हो, आप उसे कितनी मान्यता देते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम लोग सारी, हमारी जो व्यवस्था है, वो लोगों के ऊपरी रूप पर टिकी हुई है। हालांकि फिल्म में एक लड़की इसको पानी पिलाती है, छोटी सी बच्ची है, और उसमें जो पार्श्व संगीत दिया गया है, उसके आधार पर एक समुचित संवेदना को आप समझ सकते हैं। भाकर फिल्म है। भाकर फिल्म में माँ भूख से तड़पती और बच्चे रोटी की तलाश में एक पूरा का पूरा संघर्ष करता है। और उसके आंसू, आंसू भी ऐसे कि जहां भी गिरे वहां हाल पड़ते हैं। प्रश्न है कि क्या आज भी कोई भूखमरीज मरता है? हम लोग जो कि इतने टेक्नो फ्रेंडली है, हम लोग जो कि इतना डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि आज की तारीख में भारत जैसे देश में भूखमरी है? तो मराठवाड़ा के उन क्षेत्रों में जाकर अगर कोई देखे जहां निरंतर निरंतर जमीनें अकालग्रस्त है, निरंतर जमीनें झुलसी हुई हैं, जमीन पे रहने वालों के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो लगातार किसानों को होने वाली आत्महत्या बता देती है कि क्या है। तो बालक जो है रोटी की तलाश करता है, और अंत में रोटी ले लेता है, रोटी मिल जाती है, उसको भाकरी मिल जाती है, क्योंकि कुत्ते और बच्चे दोनों के बीच में जो रोटी है उसका संघर्ष नहीं होता है, कुत्ता से ले आता है, लेकिन तब तक माँ दम तोड़ चुकी होती है। मंडी एक और एक सत्य घटनाओं पर फिल्म है। मंडी का भी एक व्यक्ति जो अपनी प्याज लेकर गया था बेचने के लिए, एनडीटीवी और दूसरे चैनलों ने भी उसे दिखाया था। और जब वो प्याज बेचने जाता है तो उसको प्याज का पैसा न मिल करके उसके गाड़ी, टेम्पो और जो जकात नाका का ये सारा जो बिल बनता है, उसके प्याज के पैसे से माइनस करके 215 रुपया और भी उसको भरना पड़ता है, और खाली हाथ लौटता है। छोटे बच्चे का एक मासूम सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा खिलौने को लेकर, और जब वो अपने बाप को रोते हुए देखता है तो कहता है कि पापा, अगली फसल में मेरे लिए रॉकेट खरीद लेना। बस मतलब इतना ही करता है, और पूरा का पूरा सिनेमा हम लोगों की समझ में आ जाता है। हम लोगों, और आए दिन जो खबरें हम लोगों को बहुत प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। खाते पीते हमारी चाय की प्याली भी अच्छा लगती नहीं, चाहे हम हत्या की खबर देख रहे होते, चाहे बलात्कार की खबर देख रहे होते, चाहे भूख की खबर देख रहे होते हैं, कोई भी खबर अब हमें तोड़ती नहीं है। लेकिन उन्हीं खबरों को जब हम कलात्मक जरिए से देखते हैं, उन दृश्यों के माध्यम से जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कहीं ना कहीं उद्वेलन होता है। इस उद्वेलन को दिखाने में मराठी की शॉर्ट फिल्में
अद्भुत ढंग से कामयाब होती हैं। वो हमें दिखाती ही नहीं, हमें झकझोर देती हैं और हम एकदम से आगे नहीं बढ़ पाते हैं बिना उसको सोचे समझे। उसमें बहुत कमाल का है। तो करते क्या है लोग फिल्मों के माध्यम से, दरअसल स्त्रियों और बच्चों, अब देखिए जितनी शॉर्ट फिल्म मैंने देखी ज्यादातर स्त्री और बच्चों को लेकर के, और जबकि पुरुष इसमें नायक होता ही होता है, उनकी मुश्किलों को, उनकी यातनाओं को एक चेहरा दे रहे थे। वो चेहरा जिसमें राग नहीं है, रंग नहीं है, रस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सेट और कलाकार का जो भव्यता हम लोग फिल्मों में देखते हैं, मराठी फिल्में उस भव्यता के सारे फ्रेम को तोड़ कर रख देती हैं। ये फिल्में छद्म राजनीति, नौकरशाही, सामंतशाही का उदास लेकिन समर्थ मुहावरा प्रतिरोध का रचती है। उदास इसलिए कि जिसकी रीढ़ कुचल दी गई हो अचानक विद्रोह के लिए नहीं खड़ा हो जाता है। उसे दिखाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब दर्शक देख रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो वह आक्रोश उसके भीतर ट्रांसफर हो जाता है। हमारे एक बड़े अच्छे साहित्यकार हैं गीत चतुर्वेदी, वो लिखते हैं कि भाई पेंसिल की सबसे बड़ी पेंसिल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तो लिखने की बजाय उसकी नोक छीलते समय टूट जाए। तो भारत के लाखों करोड़ों बच्चों की नियत उस पेंसिल की तरह है जो लिखने की बजाय पेंसिल की नोक ही छीलते समय टूट जाती है। और एक सारी नीयत को मराठी सिनेमा में जो मैंने देखा है वो तो दृश्य के माध्यम से रचते हैं। मनुष्य और मनुष्यता को शमशान में बदलने वाली ताकतें जमा हो रही हैं और इधर नए तमाम लड़के मराठी शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं। इससे हमारे एक कवि हैं कुंवर नारायण, जो कहते हैं कैमरे की कविता, कैमरे की कलम या सूलो कहता है इसको, जो लगातार दृश्य माध्यम से उतारा जाता है। हमारे आनंद पटवर्धन कहते हैं जो बात आप क्लासरूम में पढ़ा कर करते हो, जो लेखक लिख कर करता है, जो एक्टिविस्ट ग्राउंड फील्ड पे आके करता है, हम वही बात, वही प्रतिरोध, वही तकलीफ सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। नागराज ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे लिए सिनेमा वैसा ही है कि जैसे मैं किसी के पास अंजूरी में पानी भर के ले जाता हूँ और मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि प्यासे को पानी पहुंचाने के पहले एक बूंद भी पानी अंजूरी के बाहर छलकना नहीं चाहिए। इतनी शिद्दत, इतनी तड़प से अगर सिनेमा बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आप उसे केवल मनोरंजन की चीज नहीं मान सकते। करते हैं बच्चे और बाद में उस व्यक्ति को इसलिए पकड़ के इसको पीटा जाता है कि वो मांस की तस्करी कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है। और इस पर इतना सवाल बनता है, तो निर्ममता की हद ये देखिए, जो कुलीन अपने को समझते हैं, शोहदे किसी के लोग, मनीष को शोहदे का अर्थ पता है, आप लोगों को भी पता होगा, वो वीडियो बनाते हैं उस व्यक्ति को मारते समय खुद ही, और पुलिस के सामने भी मारते हैं। पुलिस भी वहां मुख खड़ी है और कहते हैं कि इस वीडियो को हम फेसबुक पे डालेंगे और बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा और हम लोग बहुत हिट हो जाएंगे। तो शशि प्रकाश की एक लाइन याद आती है, और हम लोग हंसते हैं, बंदरों के साथ लोग क्रूरता करते हैं, हम हंसते हैं, पशुओं के साथ लोग क्रूरता करते हैं, हम हंसते हैं, मनुष्यों के साथ हम क्रूरता करते हैं, हम हंसते हैं। ये फिल्में केवल रीजनल फिल्में नहीं रह जाती, यह पैटर्न केवल क्षेत्र का पैटर्न नहीं रह जाता है, ये समूचे भारत को और कई कई मायनों में, जो मनुष्यता की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये दृश्य समूचे विश्व को अपने केंद्र में ले लेते हैं और केंद्र से केंद्र तक की यात्रा है। बात वो परिधि के लिए आते हैं, लेकिन वो परिधि केंद्र में ले आते हैं। शशि प्रकाश एक बात कहते हैं, एक असमाप्त कथा मुझे जगा रही है, एक अगंभीर हंसी मुझे रुला रही है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है, जिन बातों पे हमें रोना चाहिए उन बातों पे हम हंस देते हैं। इन फिल्मों में एक और आप चीज देखते हैं, अभिनय के मामले में बहुत समर्थ होते हैं, अद्भुत होते हैं, संयम और सहजता इनमें दिखाई देती है और अनकही बातें भी इनके अभिनय से फूट पड़ती है। मुझे समझ में आता है कि इनमें इतना अभिनय इतनी सहजता से कैसे आता है। दरअसल ये वही किरदार हैं, इनको अभिनय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आलिया भट्ट का अभिनय हम देखते हैं उड़ता पंजाब में, उनको अच्छा लगता है क्योंकि एक बिहारी मजदूर लड़की का किरदार निभा रही होती है, उसके लिए कठिन है।
क्योंकि उसने वो जिंदगी देखी नहीं है। वो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए कलाकार हैं, लेकिन मराठी शॉर्ट फिल्मों के जो कलाकार हैं वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुए हैं। उसी जमीन से संघर्ष करके, जिसको अंतोनियो ग्राम्सी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहता है, जो उसी जमीन से उठ खड़ा होता है। अपने ख्वाड़ा फिल्म के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने अपनी जमीन, सूखा पड़ी हुई और बची हुई जो जमीन थी वह बेच करके ख्वाड़ा बनाई, और बाद में उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते। तो ये फिल्म, और दर्शक एक और चीज करते हैं इसके डायरेक्टर, इसलिए ये मराठी का सिनेमा बहुत समृद्ध माना जाता है कि कैमरे को बीच से हटा लेते हैं। अब दर्शक के सामने सिनेमा रह ही नहीं जाता है। दर्शक के सामने केवल जीवन होता है और लोग होते हैं, और वो जिंदगी को समझ रहे होते हैं। इसीलिए यह सिनेमा जो है भ्रम नहीं देता है। यह सिनेमा बहुत सुखांत होगा, इस इसमें भी भ्रम नहीं रखता है पाठक को। सुरक्षा के अंत अंत में बहुत बेहतर होगा, इस बात के सिनेमा मेकर कभी भी गारंटी ही नहीं देते हैं। अशिक्षितों का फायदा उठाने वाली शिक्षित व्यवस्था को हमारे सामने कर देते हैं। दृश्य की अपनी भाषा है। मैं समरनाथ ठाकुर को पूछ रही थी कि सर मुझे सिनेमा की भाषा पर काम करना है। उन्होंने मुझे एक सवाल किया, सिनेमा के भीतर बोले जाने वाली भाषा संवाद या सिनेमा की भाषा? तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि सिनेमा में बोले जाने वाले संवाद की बात न करके सिनेमा की भाषा, जो दृश्यों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से, कैमरे की आंख से हम देखते हैं, उसकी कहानियों को, उसको हम भाष्य करने लगते हैं, तो हम कई बार उसको डीकोड नहीं करके ट्रांसकोड, एक नए अर्थ में ले जाते हैं। उसको आवरणहीन करके एक अर्थ नहीं निकालते हैं। हालांकि यहाँ भी देरीदा का विखंडन लागू होता है। जब हम विखंडित करते हैं, उन दृश्यों के तनाव हम लोगों को दिखाई देते हैं, उसके टेंशन हम लोगों को दिखाई देते हैं, और उनके संघर्ष भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। एक दो फिल्मों के सिर्फ नाम लेती हूँ, सैराट, जोगवा, कोर्ट, न्यू, फैंड्री, किला, श्वास, शाला, ये सारी फिल्में हैं जो हाशिए पर पड़े ही व्यक्तियों की ही नहीं, जो वस्तुएं पड़ी रहती हैं उन चीजों को भी उठाते हैं, और हम लोग उनके भीतर से देखते हैं। तो हम इतिहास और संस्कृति के तंतुओं को पकड़ते हैं, उसके अंदरूनी प्रक्रियाओं को पकड़ते हैं, और हम देख पाते हैं विकास का हर सोपान बर्बरता के नए सोपान को जन्म देता है। ये बेंजामिन काबिल फिल्मों के लिए बड़ा काम किए थे। एक और फिल्म जो बहुत हिट हुई थी, उसका नाम लूंगी, वो शॉर्ट फिल्म नहीं है, पूरी फीचर फिल्म है, मुंशी पैटर्न। आप लोगों को भी पता है, प्रवीण तरडे, और जो लोग हिंदी भाषी हैं वो भी इस फिल्म को देखें, क्योंकि समझ पाएंगे, सिनेमा की भाषा समझ पाएंगे। ये पूरी फिल्म हिंसा से भरी हुई है, और हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। इसके बावजूद ये हिंसा को ग्लैमराइज नहीं करती, हिंसा का समर्थन नहीं करती, और नायक के नायकत्व को, फिर मुझे दरीरा याद आते हैं कि यहाँ नायकत्व को ही विखंडित किया जाता है। नायक को न विलेन बनाया जाता है, किसी भी रूप में हिंसा को, गुंडों को, भाई को, जिसको दादा, भाई, गुंडे तमाम शहर ने शब्द दिए हैं, हम उसे भाषा शास्त्र में भी जगह नहीं दे सकते। भाषा शास्त्र के बाहर कैसे विकसित हुआ, ये शहर में रहकर नहीं जाना जा सकता। एक शहर को बसाने में, उसके उद्योग को बढ़ाने में कितने गांव खत्म हुए हैं। जब पहले हम एक चीज देखा करते थे, अंधविश्वास का, कोई पुल बनता था तो किसी बच्चे को पकड़ के बलि दे जाती थी, कहते हैं उसके बाद वो पुल ठीक रहेगा। इसी तरह जब कोई शहर बनता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी खोली जाती है, तो पूरे के पूरे गांव की बलि दे दी जाती है, ताकि इनकी उम्र लंबी हो सके। और ये मुंशी पैटर्न बहुत 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 तड़प के साथ इस चीज को इसलिए बता पाते हैं कि प्रवीण तरणे खुद भी उसी क्षेत्र के हैं। सेज जोन ने महाराष्ट्र पुणे के आसपास आईटी सेक्टर को जिस तरह से डेवलप किया, उस तरह से को बताती मुआवजा दिया गया था। तो जो नायक एक बात पूछता है, एकाएक उनके हाथ में इतना पैसा आया, उन पैसों को खर्च करना
नहीं जाना जमीनें जिनके नाम पर थी पैसा उन्हीं को मिला, दारू पी करके पैसा खत्म। और वही स्टेज जो पुणे आसपास आईटी सेक्टर विकसित हुआ, वो औरतें अब दूसरों के घर में जो कभी जमीनों की मालिक हुआ करती थी, पर पूरे भारत पर लागू हो जाता है कि सामाजिक आर्थिक विकास का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसके भीतर आपने आंखें खुली रखी है क्या? ये फिल्म आपको मूवी डालकर बताती है दृश्यों के माध्यम से। और फिल्म में लगातार नायक के भागने की प्रक्रिया है। आप क्या पाने के लिए भागना चाहते हैं? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम कुछ पाने के लिए भाग रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रुक नहीं सकते इसलिए भाग रहे हैं। क्या मिला? आज कोरोना ने दिया ना, हमारी भाग कहाँ तक, हमारी दौड़ कहाँ तक, हमारी समृद्धि कहाँ तक, हमारा विकास कहाँ तक, इन सारा सारा अस्तित्व शून्य पर हम लोगों का आकर खड़ा हो गया है। लोग कहते हैं पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया बदल जाएगी, हमें भी लगता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे लोग इतने तेज गति के आदि हो गए हैं और स्मृति भ्रंश के शिकार भी। थोड़े दिनों के बाद हम लोग फिर से उसी चाल में चलेंगे, फिर से हमें लगेगा दुनिया की कोई भी ताकत हमको पछाड़ नहीं सकती, एक न दिखता कीड़ा भी पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इस सच से गुजरने के बावजूद इस फिल्म में लगातार आप देखते हैं नायक भाग रहा है, पूरी फिल्म भागते हुए चलती है। तो यह अंधाधुंध दौड़, जो कुछ मिले लपक कर हम पा लेंगे, हम कुछ नहीं पाते हैं। और उसमें कैमरा जो ऊपर से दिखाया जाता है, एक तरफ हरियाली है, खेत है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, और तीसरी तरफ झोपड़पट्टियां हैं। और जब झोपड़पट्टियों पे कैमरा फोकस होता है तो हम लोगों का साहस नहीं होता कि हम इसको विकास कह पाए। और कितने सारे गांव को निगल गया है। जमीन बेचता है जो पाटिल गांव का, वो जिंदगी भर इस अपराध में जीता कि उसने जमीन बेच दी, उसका लड़का उसको कोसता रहता है। लेकिन महाराष्ट्र ने, एक गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी जहां जमीनें खरीदी जा रही हैं, जो किसान बेच रहे हैं, जो नहीं बेच रहे हैं, क्या उनकी जमीनें बच जाती हैं? एक और मराठी फिल्म का मैं नाम लूंगी, पांढर का, उसमें मेधा पाटकर भी है, जिन्हें आत्महत्या में बदल दिया जाता है। सेंतेने नाम शायद इधर उधर कर रही हूँ, डायरी है जिसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि फ्रीडा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि जिंदगी ने उसकी हत्या कर दी। तो ये फिल्में आत्माओं को लेकर फिल्में बनी हैं, उन लोगों को लेकर बनी है जिनकी जिंदगी ने हत्या कर दी है। उनका सत्य हमारे सामने दिखाया जाता है। राहुल है, राहुल्या से बकासुर की यात्रा कोई ग्लैमर नहीं है, करिश्मा नहीं है। और फिल्म का अंत जो होता है, एक बड़े थप्पड़ के गूंज से होता है, एक आवाज आती है कि यह थप्पड़ उस हर किसान के लिए है, भारतीय किसान के लिए है। आप केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रखते हैं, क्योंकि हमारे एक राजन गवस बड़े अच्छे साहित्यकार हैं महाराष्ट्र के, उनका लगातार एक कॉलम चलता था लोक सत्ता में, लोकल से ग्लोबल। अगर अब भूमंडलीकरण तक अपनी दृष्टि ले जानी है तो स्थानीयता को छोड़ करके हम वो दृष्टि नहीं पा सकते। तो एक सिनेमाई करिश्मा नहीं है राहुल्या से बकासुर बन जाना, बल्कि खेतीहरों की पूरी की पूरी पीढ़ी नष्ट हो रही है। क्या हम लोग देख रहे हैं? समूची पीढ़ी, समूचा समूल वंश निर्मूल होता जा रहा है किसानी का। किसानों के बच्चे होंगे, लेकिन वो किसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक फिल्म की और चर्चा करके फिर मैं रुकती हूँ। ये फिल्म है गाबरीचा पाऊस, और पूरी फिल्म में तनाव दिखता है। तनाव की एक अद्भुत भाषा रची जाती है। पूरी फिल्म में केवल फिल्म वाले तनाव में नहीं है, फिल्म के कलाकार नहीं, फिल्म की कहानी नहीं, दर्शक तनाव से गुजरता है। उत्सुकता भी नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन उस पूरे पूरे तनाव को महसूस कर पाता है जो किसानों के घरों में पड़ोसी किसान की आत्महत्या की खबर सुन करके प्रभावित होते होंगे, जिसमें ऐसा लगता है कि अगली बार कौन, जो माँ है, पत्नी है, लगातार अपने पति को इस नजर से देख रही होती है कि कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, कहीं आत्महत्या करने की ओर कदम तो नहीं बढ़ा रहा है।
बारिश ने बहुत लोगों को प्रभावित किया, शायरों को, कवियों को, लेखकों को, सिनेमा को। प्रेम में बारिश एक अनिवार्य चीज बनकर आता है सिनेमा में, लेकिन किसी के लिए जीने मरने का भी प्रश्न बन जाता है। ये मराठी सिनेमा बताता है, पूरी तड़प के साथ बताता है कि नहीं, बारिश हमेशा रोमांटिसिज्म नहीं निर्माण करता, ये डायस्टोपियन सिनेमा है, ये यूटोपिया का निर्माण नहीं करता, यूटोपिया से नहीं बनाता है। और वो उस चीज के लिए वहां पर जगह भी नहीं है। किस्मत जो है किसान की बारिश से जुड़ी हुई होती है, वही उसके सपनों को बनाती है, बिगाड़ती है। ये महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है, जहाँ 30 एकड़ जमीन सिकुड़ के 7 एकड़ में बदल गई है। और लगातार डिप्रेशन में जाते हुए व्यक्ति के लिए माँ, पत्नी नजर रखती है, उधारी लेकर पूरन पोली बनाती है, हर वक्त हौसला बनाए रखती है, बीच के लिए गहने बेच देती है, और छोटे से बच्चे को जासूसी के काम पर लगा देती है। पिता कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। इस फिल्म में डार्क ह्यूमर भी है। एक मचान पर बैठा एक आदमी है और बारिश के इंतजार में किसान की आंखें लगी हुई है, किसानों की रात नहीं होती, किसानों के दिन नहीं होते वहां। और वहाँ रेडियो में वो गाना चलता है, एक बार आजा 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 आजा। तो बारिश से जोड़ करके इस डार्क ह्यूमर को देखते हैं। और अंत में बिजली की चोरी में, दुर्घटना में सारी सारी कोशिशों के बावजूद वो आत्महत्या नहीं करना चाहता, तब भी वो बच नहीं पाता। और इस फिल्म में जितना भी आप प्रेम देखेंगे ना, सोनाली कुलकर्णी है, गिरीश कुलकर्णी है, हर प्रेम जिंदा है इसका। और हर प्रेम पूरी की पूरी फीचर फिल्म है। हम कई बार सोचते थे कि कहानी तनाव के चरम तक जाता है। और ख्वाड़ा के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी, इसकी कहानी नहीं, अब क्योंकि बाकी बातें आप लोग चर्चा के दौरान आ सकती है अगर थोड़ा सा समय बचा है। कि इसमें किसान ने अपनी जमीन, जो बची हुई जमीन थी, उसको बेचा 85 लाख में, और फिल्म बनाई। फिल्म की लागत थी 1 करोड़ 20 लाख। यह फिल्म चल निकली, सराही गई, इसे बहुत पुरस्कार मिले, ये बात की बात है। लेकिन ये कहा उन्होंने कि हम ये जमीन भी बेच देंगे, हम इस और कर्ज में डूब जाएंगे, हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो बेहतर है हम इस जमीन को बेचकर फिल्म बनाएं, चली पैसा मिला तो हम खाएंगे जी लेंगे, नहीं भी मिला हम किसानों के दर्द को उसी तरह सामने रख पाएंगे। और भाग्य से फिल्म चली। आप लोग बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि समय कम है। मनीष। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए ना। दीदी मैं आपसे हाँ सुन पूछना रही हूँ। कि आपने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से गाभरी का पाउस और इन चित्रों का चित्रपटों का वर्णन किया। मैं पूछना चाहूंगी जैसे कि मराठी में विद्रोही साहित्य या दलित साहित्य जिसकी अपनी एक अलग पहचान, तो मराठी सिनेमा दलित जीवन को बहुत अच्छे तरीके से अगर दर्शाता है, तो आप किस चित्रपट का नाम लोगी? इसमें बहुत सारी फिल्में हैं। एक बलूत में देख रही थी बहुत। हाँ हाँ, ने बलूत शॉर्ट फिल्म की बात शॉर्ट कर रही फिल्म हूँ, में बलूत नहीं, की, बलूच जया ये पवार का। ये हाँ कादम्बरी दया पवार की है। हाँ हाँ हाँ, पता है। तो वो, और अभी मैं, और एक फिल्म है चौकट। तो उसमें चौखट। रिंग, हाँ चौकट। एक फिल्म है रिंगण। और ये हाँ, जो रिंगण फिल्म, देखी है मैंने। हाँ कातन, अगर आप ध्यान देंगे उसका, मैं उच्चारण सही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ड पर अनुस्वार है, चमड़ा वाली फिल्म। उस हाँ। फिल्म में यही कि शादी हो रही है, और वो सिर्फ ईश्वर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दूसरे लोग उसको दर्शन करने इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। वो कहते कुछ नहीं, मुझे सिर्फ भगवान का आशीर्वाद लेना है। और उसको इतने संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है कि नहीं तो लेना हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बाहर से ही ले लो, गंदे हो तो हाँ। भगवान को गंदा कर दोगे। तो वो नवीन का। कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी गंदगी साफ करते हैं, तो हम भगवान को कैसे गंदा कर देंगे। लेकिन वो दौड़ा के ले जाते हैं, उनको मारते हैं। वो लड़के का बाप
क्या करता है, माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद जब वो घर पे बैठते हैं ना तो बोलते हैं भगवान इनको बहुत पाप देगा। तो उम्मीद के खिलाफ भी एक उम्मीद की जब बात की जाती है, पोएटिक जस्टिस की बात की जाती है, जबकि हम दलित साहित्य की ओर आते हैं तो यहाँ चाहे नामदेव ढसाल हो, चाहे दया पवार हो, लक्ष्मण गायकवाड़ हो, इन सारे लोगों में जब विद्रोही साहित्य जिसकी बात करते हैं, वहां पर वो उस निर्मूल आस्था ही उनकी जड़ से हिल जाती है, जहाँ यह कैसा ईश्वर है अगर यहाँ समता और न्याय नहीं है। लेकिन फिल्म में ये बात नहीं दिखाई देती, वहाँ उम्मीद के खिलाफ भी उम्मीद है। और ऐसा कब होता है, ये मीरा में भी आप देखिए, मीरा का साहित्य देखेंगी तो मीरा की भी कविताओं में है, मीरा कहती है कि मैं कुलनाशी हूँ, इनको भी ईश्वर माफ नहीं करेगा। तो आप एक चरम इंतहा होती है अन्याय की, जहां हम अपने को असहाय पाते हैं। इनकी रीढ़ अन्याय से इस तरह से कुचल दी गई है, एकदम से प्रतिरोध के लिए नहीं खड़े होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती जो न्याय की आकांक्षी नहीं होती है। ये बहुत खूबसूरत से बताया गया है। रिंगण, अगर हम रिंगण आप देखते हैं तो रिंगण में पक्ष उस तरह से नहीं है, पर धर्म का पाखंड जो है, पाखंड की बात कर रही हूँ, कर्म कांड की बात कर रही हूँ, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन उस पाखंड के जरिए कितना शोषण किया जा सकता है, और किस, हाँ तो देउल है, और उसमें कितना शोषण का स्पर्श है, कितना शोषण किया जा सकता है, पूरी फिल्म आपको बताती है। हालांकि इसका अंत होता है, लोगों की समझ में आ जाता है, कन्वे हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक प्रश्न है कि आज हम लोगों को जिस तरह से पैसे की जरूरत है, तो भारत मंदिरों में सारे भक्तों ने दान किया है, क्या वह पूरा का पूरा दान उनकी जिंदगी को बचाने के लिए लौटता है क्या? तो केवल अस्पृश्यता, अछूत से लेकर के, स्पर्श से लेकर के, धर्म से लेकर के, पुरोहित परंपरा से लेकर के तमाम चीजों की परतों को खोल देते हैं। और बहुत सारी मराठी फिल्में, और बहुत सारी मैंने नहीं भी देखी है। मुकेश मिरोठा जी दिल्ली से हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुकेश जी कृपया अपना सवाल पूछें। हाँ, हाँ। जी जी मैम, शुक्रिया मनीष जी। मेरा सवाल था कि सिनेमा को जब हम देखते हैं तो से भी हैं, मैं अभी मराठी सिनेमा के इतिहास को पढ़ रहा था, तो ट्रक में लोग अपना एक पर्दा नुमा लगाकर ट्रकों से दूर दूर इलाकों में जाकर वो फिल्में दिखाया करते थे, जो ग्रामीण चेतना या कस्बाई शहरों में बहुत लोकप्रिय था। वो सिनेमा का दौर क्या अभी भी है मौजूद, या उसका कंसर्न अभी उस सिनेमा उद्योग में है मराठी में? नहीं, ट्रकों में मुझे लगता है कि नहीं ले जाए, ये बहुत पहले की बात आप बता रहे हैं। और हम लोगों के बचपन में अगर इसको थोड़ा सा हम बदलते हैं तो हम लोगों को भी सिनेमा सड़कों पे दिखाया जाता था। बहुत मतलब उसके लिए एक ओकेजन, त्योहार या गणेश उत्सव, ये सारी चीजें होती थी, तो उनमें सड़कों पे पर्दे ला करके सिनेमा दिखाया जाता था। बाद में वीडियो का दौर आया, उस तरह से दिखाया जाता था, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जगह जगह सिनेमा को देखने के तमाम पर्याप्त साधन लोगों के पास उपलब्ध हो गए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे शॉर्ट फिल्में बनती है, अभी हमारा एक स्टूडेंट है रमेश होलबोले, तो जब वो फिल्म बना रहा था, मराठवाड़ा से ही उसने बनाई, उसकी फिल्म काफी पुरस्कृत हुई, तो गांव के लोगों के बीच में जाकर वो वहां के जरिए, बातचीत के जरिए अवेयरनेस अभी भी उसी तरह से दिखाई जाती, फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन ट्रक वगैरह का मुझे नहीं लगता है। धन्यवाद दीदी, मुझे पता करना पड़ेगा। जी धन्यवाद मैम। डॉक्टर निर्मल कुमार जी जुड़े हैं हमसे दिल्ली वेंकटेशा कॉलेज से। मैं निर्मल सर से चाहूंगा कि वो कुछ अपनी बात। निर्मल सर से मैं खुद ही एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पूछूं मनीष? जी जी जी। हाँ जी जी। हाँ, निर्मल सर नमस्ते, आपके बारे में बहुत सुना है मनीष से, और मुझे सिर्फ ये जानना था, जैसे मैं मराठी फिल्में मतलब और मैं ऐसे लगातार फिल्में नहीं देख पाती हूँ, आप भी देखेंगे तो एक फिल्म आप देखते हैं तो पहले जी भर के कहीं कोने बैठकर रो लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी मुद्दा बन जाता है रोने वाला, और जब रो करके थोड़ा सा हमारा कथारसिस विराचन होता है तब हम अगली प्रक्रिया जोड़ जाते हैं। तो भोजपुरी की कुछ ऐसी फिल्मों के आप मुझे नाम बता सकते हैं जो जीवन से सीधे सीधे मुठभेड़ करती हैं, जो उन संघर्षों को हमारे सामने दिखाती हैं, जिन्हें हम मनोरंजन से ऊपर उठकर मान सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं इसमें। एक, अभी 2 दिन पहले मनीष जी ने मालेगांव पे एक कराया था,
तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि मराठी के विद इन मराठी सिनेमा की क्यों जरूरत पड़ती है, वो भी दूसरी भाषा में, खानदेशी भाषा में या लोकल भाषा में, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? इसको थोड़ा अगर लंबा कर ले तो मैं ये कंपैरिजन हमेशा देता हूँ जब भी मैं भोजपुरी सिनेमा पे पढ़ता हूँ कि मराठी सिनेमा इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा। बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत अच्छी। उनकी कमर्शियल फिल्म जैसे मरांबा है, इट्स आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, लेकिन वो भी क्वालिटी उसकी बड़ी अच्छी है। और अब नट सम्राट और उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इवन सिंपल फिल्म्स भी। भोजपुरी में फिल्मों की क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत खराब है। पोस्ट प्रोडक्शन खराब होता है, गाने खराब होते हैं। अब फिल्में उतनी वल्गर नहीं रह गई हैं, लेकिन अभी भी आइटम सॉन्ग वल्गैरिटी होता है क्योंकि उसका क्लाइंटेल दूसरा है। तो इतना खराब सिनेमा कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकता है एक पुअर रीजन में, बिहार और यूपी का रीजन जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, कमर्शियली वेल ऑफ रीजन में महाराष्ट्र में मराठी फिल्में इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ा कि सिनेमा हॉल को कुछ दिनों तक, मेरे ख्याल में 21 डेज है, कि आपको मराठी सिनेमा दिखाना होगा। और मैं मुंबई में बैठ के जब मैं भोजपुरी फिल्म पे काम कर रहा था तो मैंने जाके कुर्ला में भोजपुरी सिनेमा भी देखी और मराठी भी देखी और बात भी किया, तो पता चला मराठी सिनेमा जब आती है तो 9-10 लोग बैठे होते हैं। तो मैनेजर ने मुझसे कहा कुर्ला में उसने कि हमें भोजपुरी फिल्म सस्ता पड़ता है, टिकट सस्ता होता है, लेकिन 250 लोग बैठ जाते हैं। और हॉल का ये हाल था कि जिधर 250 लोग बैठे थे, अगर आप दूसरी तरफ बैठ जाएं, मैंने सोचा इधर खाली है बैठ जाता हूँ, सीट पे जैसे ही बैठा मैं नीचे गिर गया क्योंकि वो सीट है ही नहीं। तो मैंने कहा आपने सीट क्यों नहीं बनाई? कहते इधर कोई बैठता ही नहीं, इतने ही लोग आते हैं। ये जानने वाली बात है, देखिए इन दोनों का कंपैरिजन समझने वाली बात है। अब भोजपुरी सिनेमा अभी तक आर्ट के लेवल पे 1-2 फिल्म आप छोड़ दें, जैसे नितिन चंद्रा ने बनाई थी देसवा, वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। वो उनकी बहन भी अच्छी नामी एक्ट्रेस होती थी और कंट्रोवर्सी में पड़ गई थी बाद में, लेकिन ये भाई ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इट्स अ वेरी गुड फिल्म, लेकिन चली नहीं। अब भोजपुरी में क्या होता है कि आप अगर कोशिश करें तो वो क्लाइंटेल ही नहीं है जो आदमी है। देखिए मराठी और भोजपुरी में बहुत बड़ा फर्क है। जो भोजपुरी फिल्मों में जो ऑडियंस है वो बिल्कुल लो तबके का है, मिडिल तबके का कोई आदमी, बनारस में, इधर आप गोंडा चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, कोई भी घर में भोजपुरी फिल्म देखी नहीं जाती है। ये सीडी इंडस्ट्री था जो शादियों में चलती थी, या 4 मजदूर बैठ के देखते थे, या फिर सिनेमा हॉल में वो देखने जाते थे जो 20 रुपए के लिए एंट्री टिकट है और आप देखते हैं और आप देखते हैं। तो इसमें सिनेमा बहुत भोंडापन आ गया, वो क्वालिटी नहीं आ पाई कभी भी नहीं, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास का आदमी, कोई भी, इनफैक्ट घर में कोई सिनेमा बना रहा हो, बट आपका पहला, बनारस में डॉक्टर से मिलने गया, उनके घर में 2-3 प्रोड्यूसर थे, वो कहते नहीं नहीं हम फैमिली के साथ फिल्म नहीं देखते, हमने एक भी नहीं देखी। उनकी वाइफ ने कहा हमने एक भी भोजपुरी फिल्म देखी। ये जमने वाली बात है। महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग है। मराठी फिल्म्स 1-2 छोड़ दें आप, दादा कोंडदेव का जो फीचर था उनको छोड़ दें, तो वो फिल्में बहुत क्वालिटी की बनी है और लोग प्राइड करते हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र में एक कल्चर था थिएटर का भी, बहुत बड़ा थिएटर का है। तमाशा और लावनी छोड़ दें तो और पारसी थिएटर, उसका भी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन बहुत सिविलाइज सिनेमा बनाने का। अब फैंड्री है, सैराट है, मैं अपने स्टूडेंट को दिखाता हूँ। और आपने जिन 5 फिल्मों का नाम बताया, 4-5 फिल्मों का, शॉर्ट फिल्मों का, उनका भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं देखूंगा। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स पे मैंने बहुत देखा है ना, आई सॉ दैट मराठी फिल्म्स आर वेरी गुड क्वालिटी। वो क्वालिटी नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, पैसा नहीं लगता। एक बात और आपको बता देता हूँ, भोजपुरी फिल्में जितनी बनती हैं उनमें पैसा लगाने वाला महाराष्ट्र गुजरात का आदमी है। बिहार यूपी के पास तो पैसा ही नहीं है, तो वो डिक्टेट कोई और करता है। हीरोइन होती है साउथ की, तो बिल्कुल ही दूसरा इकोनॉमी है। दैट इकोनॉमी यू हैव टू अंडरस्टैंड। मराठी फिल्म इज बाय मराठी पीपल फॉर मराठी पीपल। दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट एडवांटेज दैट मराठी फिल्म हैव। ये एक छोटा सा मेरा सबमिशन है, मैं बहुत नहीं जानता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा, बहुत जानती हैं, मनीष जी बहुत जानते हैं मराठी सिनेमा को, मेरा तो नॉलेज बहुत कम है, लेकिन देयर इज अ वेरी ग्रेट स्कोप ऑफ मैसिव रिसर्च ऑन मराठी सिनेमा। थिएटर को छोड़ दीजिए, थिएटर तो अपने आप में बहुत बड़ी है, सिनेमा पे भी बहुत जरूरी है कि हम लोग कुछ रिसर्च करें। आई रियली थैंक यू फॉर अ वेरी एनलाइटेंड लेक्चर। निर्मल जी, इसका एक कारण, जैसे बंगाल और महाराष्ट्र में कला को जिस दृष्टि से, जितने उदात्त तरीके से देखा गया, उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश में कला साहित्य के और ग्रंथों के अलावा हमेशा दोयम दर्जे की रही। इसीलिए वहाँ
युवा पीढ़ी का भी उस तरह से इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया। जिस तरह से उसे दोयम दर्जे से देखा गया, तो उन्होंने भी हमेशा निकृष्ट चीज इसको समझी। आज आप देखिए महाराष्ट्र बंगाल में हर घर में आपको एक बेहतरीन गाने वाला बच्चा, नृत्य करने वाला, थिएटर समझने वाला, सिनेमा समझने वाला मिल जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहले तो प्रांतीय स्तर पे सिनेमा देखने सिखाना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करें। मेरा मतलब मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, किसी तरह से विशेषज्ञ नहीं हूँ। तो हम लोग सिनेमा देखना सिखाएं कैसे, और वो उसके लिए कोई शहर या कुछ नहीं, बहुत सारे आप अभी भी जाइए। मैं भी कई बार मुझे बहुत कोफ्त होती है मुंबई और पूना में भी जाते हुए, जबकि हमें मान कर चलते हैं कि वहाँ एक श्रोताई कल्चर है जो समझता है चीजों को। इसके बावजूद पूरे फिल्म में आप देखेंगे लोग लगातार मोबाइल पर बात कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं। क्या वाकई सिनेमा केवल मस्ती का एक होना है? एक बड़ा समस्या है। इस समस्या को बावजूद इसके खूबसूरत फिल्में बन रही हैं, सराही जा रही हैं, लेकिन खूबसूरत फिल्मों को थिएटर में खूबसूरत ढंग से देखना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। थैंक यू दीदी। इस पर कोई भी अपनी बात रख सकता है। मनीष साहब। डॉक्टर साहब, मुझे कमर्शियल सिनेमा से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने जब भी कभी लिखा है तो मैंने आर्ट सिनेमा के खिलाफ लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट सिनेमा जो होती है, आप देख लीजिए सिकेश बेनेगल की फिल्में डब्बों से निकली तक नहीं, कई फिल्में रिलीज ही नहीं हुई। जो फिल्म चली है वो दबंग ही चली है, और मैंने प्यार किया, और जितनी भी आप फिल्में कहते हैं मसाला फिल्में, या दीवार, या जंजीर, या शोले अपने में जमाने में बनी भी बड़ी खराब फिल्म थी, और कॉपी ऑफ सो मेनी मिशमैश। इसमें कुछ भी नहीं है शोले में, लेकिन येट इट बिकेम एन आइकॉनिक फिल्म। फिल्में यही चलाते हैं, फिल्मी को दुनिया यही चलाते हैं। आज भी सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान चलाते हैं। तो इस फिल्मों से मुझे जरा भी वितृष्णा या घृणा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो ऑडियंस है स्मॉल सिनेमा का, जैसे मान लीजिए आपका सैराट ऑफ एंड्री इज एन एग्जांपल ऑफ मराठी सिनेमा। पर मराठी में, जैसे आप कह रही हैं, बंगाल में और महाराष्ट्र में एक लिटरेट ऑडियंस है जो देखता है। हिंदी सिनेमा में जो अच्छी फिल्में चली हैं, छोटी, खोसला का घोसला से जमाना शुरू हुआ 2000 में, और आज 2020 तक कम से कम 100 फिल्में हैं, जिनमें लंच बॉक्स है, मसान है, आंखों देखी है। ये बहुत छोटे बजट की फिल्में थी, और इनका दायरा बहुत छोटा रहा। आप आसपास में अपने स्टूडेंट से पूछ लें तो चांसेस आर दैट 99% ऑफ ए स्टूडेंट मे नॉट रिसीव इन वन फिल्म ऑफ दैट। फंस गए रे ओबामा, तेरे बिन लादेन, अब जरा भेजा फ्राई। अब जरा पूछ लीजिए अपने सर्कल से बाहर, अपने प्रोफेसर के सर्कल से बाहर पूछ लीजिए, जो लिटरेट सर्कल है उससे, एक आदमी ने नहीं देखा होगा। दे हैव डन बिजनेस, दे हैव मेड मनी। 75 लाख पे बनी भेजा फ्राई, 3 हफ्ते में 18 करोड़ कमाया। इट्स अ गुड इकोनॉमिक्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। आंखों देखी अर्न मनी, लंच बॉक्स अर्न मनी। पर लंच बॉक्स छोटी फिल्म नहीं थी, उसमें इरफान खान थे, और लंच बॉक्स 12 करोड़ में बनी है। लंच बॉक्स बनाने वाले, खोसला का घोसला बनाने वाले, हम चाहे जो भी समझ ले, ये यूटीवी और धर्मा प्रोडक्शन है, करण जौहर है। ये छोटी फिल्म कहीं रही नहीं। ये फिल्म का इकोनॉमिक्स जो समझ है वो बहुत बड़ी है। फिल्म की इकोनॉमिक्स छोटी है, सस्ती बनी है, लेकिन एक टारगेट ऑडियंस के लिए बनती है। वो आपके लिए बनेगी, आप देखेंगी, पढ़े लिखे लोग देखेंगे, पैसा उनको रिकवर हो जाता है। ये जब तक सब सिनेमा में नहीं होगा ना, 2 तरह की पैरेलल फिल्म बननी चाहिए। एक जो फैंड्री और सैराट जैसी है, या और भी फिल्में हैं, और एक जैसे आपके यहाँ मराम्बा बन रही है, या हिंदी में बन रही है, दबंग भी बन रही है, और मसान भी बन रही है, आंखों देखी भी बन रही है। ये दोनों पैरेलल चलना चाहिए, तभी फिल्म इंडस्ट्री होगी। पर आप ये ध्यान दीजिए कि छोटी फिल्मों में भी सारे वही लोग हैं जो बड़े फिल्मों के छोटे कलाकार हैं, जो छोटी फिल्मों के बड़े कलाकार हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स वही है। 60 की भोजपुरी फिल्म, सब के सब वही लोग हैं जो हिंदी फिल्म में फेल कर गए थे। सुजीत कुमार, पद्मा खन्ना, प्रेमा नारायण, कहानी वही है। नसीर हुसैन, कहानी वही है। बड़ा फिल्म छोटे फिल्म को फीड करता है। तो ये इंटरडिपेंडेंट चलते रहना चाहिए। इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। थैंक यू सर। ज्योति, डॉक्टर ज्योति हैं चंडीगढ़ से, वो दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ ज्योति, बोलिए ज्योति। फिल्म, हेलो। हाँ ज्योति बोलो।
हाँ जी दीदी, मराठी सिनेमा में विभाजन को किस तरह से दर्शाया गया है और उसमें कौन कौन सी फिल्में आप उनके नाम लेना चाहोगे? ये भारत पाकिस्तान विभाजन को हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखा मैंने। अच्छा अच्छा, अब तुम कह रही तो अब ढूंढेंगे उसको। दरअसल ठीक है मेरे जी। फोकस में बहुत सारे समय तक किसान रहे, तो मैं खोज खोज कर किसानों पर बनी फिल्में देखती रही ठीक है जी। लगातार। जी तो बहुत सारी चीजें, अरे बहुत सारी फिल्में मैंने ऐसी ही देखी, जैसे सैराट पर भी मुझे बहुत पसंद आई। फिल्म की कहानी नहीं, कहानी बहुत साधारण है। आप जी। बनाते कैसे हैं, असाधारण हम्म, मूवी। तो विभाजन को लेकर मैंने नहीं देखी है, बनी जरूर जी। होगी, हेलो, तो देखेंगे तो बताएंगे। हाँ जरूर दी। मैं ज्योति जी से बताना चाहूंगी कि विभाजन या पार्टीशन के ऊपर पिंजर या पाकिस्तान जैसी हिंदी मूवीज है, और मराठी में एक बहुत पुरानी फिल्म है शंकर हुसैन, जो कि हिंदू मुस्लिम संबंधों पे बात करती है। उसी पे आगे जाके शेजारी करके मराठी सिनेमा आई थी। शंकर हुसैन हिंदी थी और शेजारी मराठी थी। थैंक यू। जी थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना हो तो, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। जी मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक सेकंड, एक और बात मुझे बतानी कि आप जब मराठी शॉर्ट फिल्में देखेंगे तो कई सारे फिल्मों में आपको कैमरा हिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि या तो कैमरे की समझ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नगद से कोर्स करके निकलते हैं डिप्लोमा का, हालांकि कुछ बच्चे हमारे एफटीआई के भी हैं, कुछ हमारे जनसंचार माध्यम यूनिवर्सिटी के हैं, तो जुड़े हुए हैं। तो हमको समझ में नहीं आता, निर्मल जी ज्यादा अच्छी तरह उसको बता पाएंगे। लेकिन ये हिलते ये कैमरे से भी दिखने वाली फिल्में उसके पीछे की कोई न कोई कहानी या उसके यथार्थ को बता रहे होते हैं। हाँ मुकेश जी कहिए। हाँ जी जी, मुझे ये कहना था कि चूंकि कोरोना है, लॉकडाउन है, इसका सही सदुपयोग मनीष जी ने ये इतना शानदार, इतनी अच्छी जानकारी, बेहतरीन जानकारी से युक्त ये सेशन, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सब पहुंचे, तो मैं शशिकला जी आपका और मनीष जी का विशेष आभार। और सोने पे सुहागा ये कि निर्मल सर ने जो जानकारी दी मराठी और भोजपुरी सिनेमा की तुलना करते हुए, ऐसे ना मतलब कुछ ऐसा हम अच्छा खासा बना रहे हो उसमें मसाले के बगैर, तो तड़का जो उन्होंने लगाया इतना शानदार था, बहुत कम वक्त में इतनी अच्छी जानकारी दी। इसलिए मैं आप सभी का, मतलब खास तौर पर मनीष जी का, कि उन्होंने ये एक पुल बनाया हम लोगों के बीच में, ताकि हम एक दूसरे से अपनी जानकारी साझा कर पाए। उनका बहुत बहुत आभार, और आपका भी मैम। आज हम लोगों एक रिक्वेस्ट मनीष सभी को, सिर्फ एक छोटी सी फिल्म का नाम देती हूँ। केवड़ा फिल्म आप लोग जरूर देखिएगा, और भाषा बहुत बड़ी बाधा नहीं होगी। अगर भाषा बाधा होती तो पुष्पक जैसी फिल्म 80s में आती और बहुत चर्चित होती, ऐसा नहीं था। तो केवड़ा फिल्म आप देखिएगा, ज्योति सुभाष की 5 से 6 मिनट की फिल्म है। आप लोगों को एक बात, दो तीन चीजें शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग जूम पे हैं और इसकी 40 मिनट की लिमिट है, लेकिन अभी उनका मैसेज आया कि दे आर हैप्पी विथ अस और उन्होंने हमारा टाइम लिमिट हटा दिया है। मतलब अब हम शायद जितनी देर तक चाहें ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या बात है। और दूसरी बात ये कि अभी तक हम लोगों ने जितने व्याख्यान किए तो हम लोग खुद सीख रहे थे, तो आज का क्राउड जो है वो मुझे बहुत ज्यादा कल्चर्ड लगा कि जैसे निर्मल जी बोल रहे हैं तो बाकी लोगों ने अपने ऑडियो या वीडियो बंद करके रखे, या जब दूसरा कोई बोल रहा है तो उन्होंने बंद कर लिया। उसकी वजह से आवाज और वीडियो की क्वालिटी वगैरह वो हम सब लोगों को बहुत बेहतर मिली। तो थोड़ा हम लोग इस तरह से ट्रेंड होते जाएंगे तो हमें लगता है कि हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। निर्मल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। निर्मल जी। जी मनीष जी बोलूं मैं? जी जी हाँ सर। जी वो जो पाकिस्तानी फिल्म पे ज्योति ने रेस किया था और शशि जी भी बोल रही थी, पाकिस्तानी जो सब्जेक्ट होता है, और देखिए वो ऐसा है कि बॉर्डर से कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर बॉर्डर से कंटिन्यूटी, जैसे बांग्लादेश से बनी हुई फिल्में सिर्फ बंगाली में बनती हैं क्योंकि उनका दर्द वही जानते हैं, उसी तरह से हिंदी फिल्मों में और पंजाब की फिल्मों में पार्टीशन पे बहुत बनी है, बिकॉज हिंदी फिल्म लार्जली लाहौर के और उन लोगों से डोमिनेटेड थी जिनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना था, ये आए थे।
बट यू नो इंटरेस्टिंग चीज है जो ज्योति जी ने पूछा है, मुझे अचानक याद पड़ा, भोजपुरी में जो कि पाकिस्तान से कहीं कोई लेना देना नहीं है, बिहार का यूपी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, इसके सिवाय कि कुछ लोग बिहारी मुसलमान और यूपी के मुसलमान पाकिस्तान गए थे। अभी ना बॉर्डर शेयर करते हैं हम, हमारा नेपाल से बॉर्डर शेयर होता है, कहीं से शेयर नहीं होता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10-12 फिल्में भोजपुरी में बनी हैं जो बिल्कुल सनी देओल के गदर वाले स्टाइल में बनी है कि दुल्हन हम पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान वाली दुल्हनिया, और ऐसे ऐसे नाम हैं। और ऐसे ऐसे जब मैंने लोगों से बात करना चाहा, थोड़ा फीडबैक करना चाहा, और कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिला। इनफैक्ट मैं बॉम्बे गया और उन लोगों से भी बात किया मुंबई में जो इन फिल्मों से जुड़े हुए हैं, वो जवाब नहीं दे पाए कि बिहार या यूपी किस तरह से पंजाब को फीड करता है, किसी तरह से भी नहीं। येट देयर इज अ मार्केट ऑफ xenophobia, xenophobia का मार्केट बोलते हैं। जैसे उन कंट्री में भी जिनको कोई जर्मनी से लड़ाई नहीं हो, उन कंट्री की कोई जापान से कोई लड़ाई नहीं हो, वियतनाम से लड़ाई नहीं हो, उन्होंने भी, जैसे डेनमार्क है, जैसे स्वीडन है, उन्होंने भी वियतनाम के खिलाफ फिल्में बनाई हैं, वो अमेरिका के सिंपैथी में। आई डोंट नो वेदर मराठी में अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन कम, हाँ, बता रहा था कि मच रिलेटेड टू मराठी, मच लाइक मराठी, भोजपुरी को भी कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, एंड येट फिल्में बन रही हैं बिकॉज हेट का एक मार्केट होता है, घृणा का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे डर का है। हम में से किसी ने भूत नहीं देखा होगा, हम में से किसी ने शार्क नहीं देखा होगा, लेकिन हम उस फिल्मों को बहुत लाइक करते हैं। जॉज, बचपन में जॉज देखी थी मैंने, अभी भी भूतों पे फिल्म बनती है, नेटफ्लिक्स पे पूरी जॉनर आती है हॉरर फिल्म का, कुछ उस तरह से है। लेकिन मराठी में नहीं होने का वजह, एक तो वजह है कि वो बॉर्डर शेयर नहीं करते, दूसरी वजह है कि एक पूरा जो हिंदुत्व का कल्चर भी रहा है, और मराठी का जो अपना जो कल्चर है, जो आपका अपना लिटरेचर होगा, अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेचर होगा तो आप दूसरे का लिटरेचर बोरो नहीं करते। लेकिन सर्टेन रीजन में जहाँ लिटरेचर की कमी है, भोजपुरी फिल्म ऑलमोस्ट आई डोंट नो एनी बिहार यूपी का लिटरेचर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है हिंदी का। I don't know even a single film which has been made on a very good literature. तब वो आप fantastic ideas borrow करते हैं, उनको xenophobia बहुत अट्रैक्ट करता है। दूसरी एक चीज और है, बिहार के लेबर पंजाब में जाते हैं बहुत काम करने, और पंजाब में पाकिस्तान के लिए घृणा भी है। वो जो लव हेट रिलेशनशिप है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि जो पंजाब में बैठा हुआ बिहार का लेबर है वो अपने पंजाबी मालिकों से या एम्प्लॉयर से पाकिस्तान के बारे में सुनता है, और वो गुस्सा, अगर आप पंजाबी फिल्म देखें तो आपको बहुत लगेगा कि वो गुस्सा है पाकिस्तान के लिए, वो प्यार है कनाडा के लिए, वो प्यार है इंग्लैंड जाने के लिए, तो वो शायद वो झलकता होगा। मैं इस इंटरव्यू के लिए माफी चाहता हूँ, लंबा कर दिया मैंने, लेकिन ये एक आप 10-12 गूगल करें भोजपुरी फिल्म मेड्स इन पाकिस्तान, आपको 10-12 फिल्में मिल जाएंगी, which has no logic. Thank you. Thank you so much, sir. ज्योति 3 फिल्मों के नाम बताऊंगी, लेकिन मराठी नहीं है, हिंदी की है, पार्टीशन और रामचंद्र पाकिस्तानी और फिल्मिस्तान। समय मिले तो 3 फिल्में जरूर आप देखिएगा। बहुत अच्छी, थोड़ा अलग से है क्योंकि उनका है वो विभाजन पर है, त्रासदी पर उनका स्वर है वो एंटी पाकिस्तानी नहीं है, तीनों ही फिल्म का। और एक पार्टीशन बोला आपने, एक फिल्मिस्तान, और तीसरी कौन सी? तीसरी फिल्म रामचंद्र पाकिस्तानी। रामचंद्र पाकिस्तानी पाकिस्तान में बनी जी। हाँ पाकिस्तान। ये दोनों फिल्में, बाकी दोनों फिल्में आप जो बोल रही हैं वो हिंदुस्तान में बनी। हाँ। और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज अपना क्वेश्चन रखें। सर मुझे पूछना था एक मैम से सवाल, शशिकला मैम से। हेलो मैम। जी मैम नमस्ते। मैम मुझे पूछना था कि आदिवासियों पर कोई फिल्में बनी हुई है क्या, उनके कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ, आदिवासियों की फिल्में बनी हुई है, लेकिन इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो मैं आपको भेज सकती हूँ मनीष के जरिए। जी मैम, थैंक यू। करके एक फिल्म है, अजेंठा करके एक फिल्म है, वो आदिवासी चानी और अजेंठा करके 2 फिल्म, अजेंठा एक है और चानी एक, और चानी एक जो है, चानी आदिवासी महिला है जिन संबंध एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ आता है, वो एक फिल्म जो है आदिवासी स्त्री के ऊपर है। और एक देखिए तो
चैत्र जैत करके एक फिल्म है जो पनवेल के नजदीक लिंगाना डोंगर है, उसके ऊपर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर है। बहुत सारी मराठी फिल्में हैं जो आदिवासी के दुख आदिवासी फिल्में है, उसकी लिस्ट जो है मैं मनीष को दे सकती हूँ, लेकिन मैंने देखी नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू अनघा मैम। बालाजी सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ मनीष, आपका ऑडियो म्यूट है सर, एक मिनट। हेलो। हाँ सर, अभी पूछिए। हाँ सुनाई। हाँ हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ आज हाँ, आपने जो मराठी फिल्म को लेकर विस्तृत यहाँ मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और निर्मल सर ने भी बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन किया। जो मतलब इस तरह की जो मराठी में सामाजिक जीवन पर आधारित किसानों की समस्या हो, दलितों की समस्या हो, और उसमें वास्तविक जीवन का चित्रण जो है वो बहुत ही विस्तार से आपने समझा। मेरा कोई सवाल नहीं है, आपने जो मार्गदर्शन किया बहुत ही विस्तार पूर्ण मार्गदर्शन किया है। जो समाज के वास्तविक जीवन पर आधारित जो फिल्में बनी हैं उसको लेकर अभी आपका ये सब सुनने के बाद सिनेमा की ओर जो दृष्टि है वो हमारी जानी चाहिए। साहित्य के साथ साथ हम सिनेमा के माध्यम से भी रिसर्च वगैरह करना चाहिए। इस प्रकार की भावना अभी बढ़ रही है। आपने बहुत ही विस्तार से, और निर्मल सर ने भी बहुत ही विस्तार से यहाँ सिनेमा को लेकर मार्गदर्शन किया। बहुत ही हम लाभान्वित हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मनीष जी का कि उन्होंने इस तरह का आयोजन कर हमें लाभान्वित किया है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो फिर हम लोग सेशन खत्म करें। ठीक है, लगभग सब संतुष्ट है। और मैं एक आखिरी अनुरोध आप लोगों से करना चाहूंगा कि चैट में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, तो अगर आप लोग अपना ईमेल आईडी दे देंगे तो मैं गूगल फॉर्म के जरिए सीधे आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मैं उस पर भेज सकूंगा आज के इस व्याख्यान के लिए। और मैं एक बार फिर हमारे महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर अनघा राणे मैडम से कहूंगा कि वो सभी का यहाँ पे धन्यवाद दें। थैंक यू मनीष। शशिकला दीदी, निर्मल कुमार सर और सभी पार्टिसिपेंट्स लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ। और मनीष को अनुरोध करती हूँ कि इस वेबिनार जो है वो हम आइंदा तौलानिक दृष्टि से, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या मालेगांव सिनेमा मराठी सिनेमा, मालेगांव सिनेमा भोजपुरी सिनेमा मराठी सिनेमा, ऐसा कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू मैडम। इसी के साथ मैं आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया मनीष।